तो हेलो इंजीनियर्स, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था। किस किस बारे में बात की थी हम लोगों ने? कंक्रीट फ्रेम कंस्ट्रक्शन, स्टील फ्रेम कंस्ट्रक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइट गेज स्टील कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत चीजें बताने वाला हूं लाइट गेज स्टील कंस्ट्रक्शन के बारे में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। उसी टॉपिक से आज अपन बात करेंगे लाइट गेज स्टील कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जानते हैं कि लाइट गेज स्टील कंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लाइट गेज फ्रेमिंग सिस्टम LGFS और लाइट गेज स्टील फ्रेमिंग LGSF, कॉमनली जो लाइट गेज स्टील कंस्ट्रक्शन है ना, उसको हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में LGSF भी बोलते हैं। ये एक ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक है जिसमें हम लोग कोल्ड फॉर्म स्टील्स का यूज करते हैं। अब ये एक ऐसा टाइप का कंस्ट्रक्शन है, आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, इसमें जो भी कोल्ड फॉर्म स्टील्स होते हैं, अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोल्ड फॉर्म स्टील्स आते हैं हमारे पास सेक्शंस में। C सेक्शंस आते हैं और उसके अलावा बहुत सारे स्टड्स, मेंबर्स, ट्रस भी आते हैं। यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें हम लोग किसी भी तरह का कॉन्क्रीटिंग वर्क इसके वॉल्स पे या ब्रिक वर्क नहीं करते हैं। बेसिकली इसमें सबसे पहला काम होता है एक ऐसे स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करना इस LGSF के लिए, जो कि हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइनर प्रिपेयर करता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन करके। तो जिस तरह की भी सॉइल होती है, आपकी नेचर ऑफ सॉइल या आपका जो भी आपका वाटर टेबल है वो कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी फाउंडेशन होता है, वो फाउंडेशन तो नॉर्मल जैसा हम लोग करते हैं कि रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, बट उसके ऊपर जब ये फाइनल हम लोग प्लिंथ बीम के बाद का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंप्लीटली स्टील फ्रेम कंस्ट्रक्शन होता है। और इसमें जो आप लोग स्टील यूज करते हैं वो कोल्ड फॉर्म स्टील्स यूज करते हैं। अब आप देख पा रहे हो बहुत सारी अरेंजमेंट्स है इसमें। तो ये पूरी अरेंजमेंट ही, ये पूरे इसको आपको LGSF बोला जाता है। तो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिविजुअल फ्रेमिंग मेंबर्स सच एज स्टड्स, जॉइस्ट, हेडर्स एंड ट्रस मेंबर्स। तो ये जो कोल्ड फॉर्म स्टील जो मैं आपको बता रहा हूं, जानते हैं इसके बारे में क्या होता है ये कोल्ड फॉर्म स्टील? तो कोल्ड फॉर्म स्टील इज द कॉमन टर्म फॉर स्टील प्रोडक्ट्स शेप्ड बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कैरिड आउट नियर रूम टेम्परेचर। मतलब इस तरह की एक शीट्स अवेलेबल होती है जो हम लोग फ्रेम कैट एक सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो इस टाइप के स्टील्स को इस तरह के शेप्स में कन्वर्ट करता है। तो वही कन्वर्जन प्रोसेस जो होता है ना, उसमें वो प्रोसेस इंक्लूड करता है आपका रोलिंग, प्रेसिंग, स्टैंपिंग, बेंडिंग। तो ये सब जो प्रोसेस है ना, वो कोल्ड रूम टेम्परेचर में होता है। तो हॉट रोल्ड सेक्शंस में क्या हो जाता है, उसको हॉट कंडीशंस में ले जाके, जैसे IB सेक्शंस हो गए, बड़े बड़े हॉट रोल्ड सेक्शंस, वो सब आपके हॉट रोल्ड में आता है, क्योंकि उसको एक अलग टेम्परेचर में ले जाके उसको बेंड और स्ट्रेस किया जाता है। बट ये जो कोल्ड फॉर्म स्टील्स होते हैं ना, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ले जाके बेंड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम जो भी शेप चाहते हैं, चाहे C सेक्शन चाहिए, चाहे हमको ओमेगा शेप चाहिए, चाहे सिग्मा शेप चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी शेप है वो ले सकते हैं। तो कोल्ड फॉर्म स्टील का मतलब ये होता है। इसके बारे में और जानते हैं कि LGSF क्या होता है। बट उससे पहले यार, आप लोगों को पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जब देश आजाद हुआ था, तब की सिचुएशन जो हमारा इनकम इंडेक्स था और आज की सिचुएशन जिसमें हम लोग ग्लोबली बहुत नीचे आते हैं आज भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं सिर्फ इंजीनियर्स को नहीं बोलूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी उसी थॉट प्रोसेस में काम कर रहे हैं, जबकि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है टेक्निकली भी और पढ़ाई के मामले में भी। बट आज भी वही चीजें हमको पढ़ाई जाती है जो आगे जाके हम यूज नहीं कर पाते हैं। वही चीज अगर मैं आपको बोलूं, आप भी एक इंजीनियर हैं, आपने जस्ट अगर पास आउट किया होगा अपने इंजीनियरिंग से, तो क्या आपको अगर आपके घर वाले बोलते हैं कि चलो यार अपना घर बनाते हैं, तो क्या आप खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्या उस कॉन्फिडेंस से आप अपना घर बनवा पाएंगे? क्योंकि यार हमको ना कॉन्फिडेंस तभी आता है ना जब हमको उसके बारे में नॉलेज होती है। अब नॉलेज कैसे आएगी? जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल बोलूं मैं, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिकेट के फैन होंगे, बहुत सारे लोग। अभी ओलंपिक्स भी चल रहा है, उसके बारे में भी आप लोग डेली न्यूज में पढ़ते हो, ताकि कल को दोस्त के साथ बैठ के अरे यार इंडिया तो इस बार तहलका मचा रही है, बातें कर सको, कॉन्फिडेंट हो सको, ताकि सामने वाला कुछ पूछ दे, अरे यार PV सिंधु ने जीता कि नहीं जीता।
तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि हाँ भाई ब्रॉन्ज मेडल अपना ही हुआ आज की डेट में। तो वही चीज है कि आपके पास जब तक कि ना किसी चीज की नॉलेज नहीं होगी ना, आप उस बारे में बात ही नहीं कर पाओगे सामने वाले से। सेम क्रिकेट फैंस हैं आप लोग, क्रिकेट के बारे में अगर मैं अभी बात करना स्टार्ट कर दूं, अभी एक क्वेश्चन पूछ दूं कि हाईएस्ट रन किसका है, तो अभी कमेंट सेक्शन में मेरे पास कम से कम 50 मैसेज तो आ ही जाएंगे। ऐसे तो आप लोग करते नहीं हो, बट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो आप लोग उसका आंसर तुरंत दे दोगे। सेम यही चीज हमारे साथ इंटरव्यू में भी होती है। तो क्या हमको ये सब चीजों से, अपने डर के अंदर से जो डर है उससे आजादी नहीं चाहिए? तो वही आजादी सेल के लिए आप लोगों को फ्रीडम सेल सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए लाया है। जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, इसमें आप लोगों को बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और नई चीज जो ऐड हुई है वो है आपकी रोड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये सब ट्रेनिंग आप लोग सीख सकते हो ताकि आप अपने लेवल में कम से कम अपने आप को एक इंजीनियर महसूस कर सको, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना वो आपको तभी आएगी जब उसके बारे में आपको नॉलेज होगा। तो वही नॉलेज, वही कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों के लिए सिविल गुरुजी का 1 to 15 अगस्त तक का एक फ्रीडम सेल चल रहा है, जिसमें सिर्फ 1947 इंजीनियर्स के लिए ही ये मौका है कि वो इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं अपने आप को 17,519 रुपीज में। ठीक है, अब एक्चुअल फीस अगर मैं बात करूं 66,500, तो अभी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में सर इतना ज्यादा है, हाई प्राइस है, बट यार इतनी सारी चीजें आप लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए, जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, जितने भी हमारे जो भी सपोर्ट है, वो पूरे कंप्लीटली लगे हुए सिविल इंजीनियर्स की ग्रोथ के लिए। तो आप फीस तो देख रहे हैं 17,519, पर आपको वही चीज अगर मैं बोलूं कि आईफोन में और जो नॉर्मल एंड्रॉयड या जो भी फोन है उसका अगर 10-12 हजार का मोबाइल ले लूं और मैं कंपेयर करूं कि आईफोन से अच्छा है या नहीं है, आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड अपन बाद में कर लेंगे, बट मैं जो बोलना चाह रहा हूं आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि फीचर्स में बहुत फर्क होता है यार। तो आप लोगों के लिए ही जस्ट ये 17,519 रुपए में जस्ट कूपन कोड अप्लाई करना है गुरुजी, GURUJI। देखते हैं क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है। याद रखिएगा 1 to 15 अगस्त तक की ही फ्रीडम सेल आप लोगों के लिए चल रही है। तो बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या क्या मिलने वाला है आप लोगों को? एस्टिमेशन हो गया, बिलिंग हो गया, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, और उसके साथ जो नए कोर्सेस लॉन्च हुए हैं वो है सर्वेइंग बाय ऑटो लेवल। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि ऑटो लेवल हम लोग कैसे यूज करें, साइट पे हम लोगों को मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि प्रोफाइल लेवलिंग के लिए ही मैं यूज करूं, चाहे अगर मैं रोड कंस्ट्रक्शन में हूं तभी मैं यूज कर सकता हूं। आप ऑटो लेवल को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। लेवल ट्रांसफरिंग जो मैकेनिज्म होता है, जो जनरली आधा काम तो लेवल पाइप से हो जाता है, बट कई कई सिचुएशंस में हम लोगों को ऑटो लेवल का भी यूज करना ही पड़ता है। आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है? ऑटोकैड डिजाइन, रेविट आर्किटेक्चरल, गूगल स्केचअप, 3ds मैक्स, वी-रे, ल्यूमियन, एंडस्केप और वास्तु के अकॉर्डिंगली जो भी ड्राइंग्स बनती हैं हमारी, तो ये सब चीजें भी आप लोगों के लिए नई ऐड की गई है। फिर स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ई-टैब्स और स्टैट प्रो, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के लिए जो एक बेस होना चाहिए हमारे पास, वो बेस आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ टूल्स यूज करके सिखाने वाला काम नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को उसका फाइनल जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो चीज आप सीखने मिलेगा। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको क्या मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर सीखने के बाद, इतनी सारी चीजें सीखने के बाद ही आपका ग्रोथ ये नहीं कि आप 3-4 साल तक के सिर्फ साइट इंजीनियर ही रहेंगे, उसके अलावा भी आप अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हो ये सब चीजों का यूज करते हुए। तो यार एक बार मैं आप लोगों को एक रोड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के क्या क्या कोर्सेस हैं उनके बारे में बता देना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लेयर्स इन हाईवे, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग कंपोनेंट, सर्वेइंग सेटिंग आउट, फिर लेवलिंग, फिर कैम्बर एंड इट्स कैलकुलेशन, फिर फिक्सिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एस्टिमेशन ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन और सो ऑन। इसमें इतने सारे आपके कोर्सेस ऐड किए गए हैं आप लोगों के लिए कि आप एक अच्छी नॉलेज जान सकें कि एक्चुअली में रोड कंस्ट्रक्शन जब होता है तो हम लोगों को क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेशन से लेके पूरा बिलिंग वर्क तक का रोड में जितना भी वर्क होता है वो सभी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। और प्राइस आप लोगों को पता है 17,519 रुपए। और इसके बारे में मैं बता देना चाहूंगा कि आप जितनी भी चीजें सीखने वाले हो ना
उसका पूरा ऑथराइज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलने वाला है। चाहे एस्टिमेशन की बात करूं, QSRA, ऑटोकैड, रेविट, स्टैट प्रो, 3ds मैक्स, मतलब जितनी भी चीजें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया आपका, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग हो गया, आर्किटेक्चरल कोर्सेस हो गए, सब कोर्सेस का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी ISO ऑथराइज्ड ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सीख सकते हैं। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ, जिसमें अपन बात कर रहे थे LGSF के बारे में। तो द स्टील यूज्ड हियर इज कोटेड विद जिंक कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड और अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड जिंकेलियम और गैल्वेलियम बाय सम टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। अब मैंने जब स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताया था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब वो मॉइस्चर कंटेंट्स या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कांटेक्ट में आता है, तो कहीं कहीं पे क्या होती है चीजें कि वहां पे कोरोजन आने लग जाता है। तो कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग उसमें एक जिंक की कोटिंग भी करते हैं। अब ये जो जिंक की कोटिंग है ना, वो ज्यादा थिक नहीं होती है, बट इतनी रहती है कि वो कोरोजन से उस चीज को बचा सके, क्योंकि हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर है उसको बहुत सारे लोड्स को कहीं ना कहीं उसको फेस करना है। चाहे मैं उसके लाइव लोड्स की बात करूं, डेड लोड की, विंड लोड की, अर्थक्वेक लोड की, इंपैक्ट लोड की, तो ये सब लोड्स को झेलने के लिए उसके हर एक स्ट्रक्चरल मेंबर में उतनी ही स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो कोरोजन से बचने के लिए इसमें बेसिकली जिंक की कोटिंग की जाती है। फिर इसमें जो आपकी थिकनेस ऑफ स्टील होती है, वहां पे आपका 1 से 3 mm तक का होता है स्ट्रक्चरल सेक्शंस के लिए, और 1 से 2 mm तक का होता है नॉन स्ट्रक्चरल सेक्शंस के लिए। अब मैं इसकी अगर मैं बात करूं, तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक फाउंडेशन प्रिपेयर कर दिया। फाउंडेशन प्रिपेयर होने के बाद इसके पूरे जो C सेक्शंस है उसमें नंबरिंग होती है, हर तरह की, सब नंबर्स के अकॉर्डिंगली लगे रहते हैं। अगर एक पीस भी मिस होता है तो आपका वो कनेक्ट नहीं होगा, आप कोई भी दूसरा लाके उसमें कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके साइट में कभी LGSF का काम होता है, तो सबसे पहला हम लोगों को उसका मोबिलाइजेशन का ध्यान रखना है कि हर एक स्ट्रक्चरल मेंबर, हर एक वो हमारी साइट तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर अपन दूसरे स्ट्रक्चर को दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे ही फाउंडेशन प्रिपेयर होता है, एक बेस बिछाया जाता है नीचे में, और उसको ना एक स्क्रू मशीन होती है जिसको अपन फॉरवर्ड और रिवर्स मशीन भी बोलते हैं, उसके हेल्प से उसमें बोल्ट्स लगाए जाते हैं। अब वो जो बोल्ट्स होते हैं ना, वो 150 mm 250 mm तक में अवेलेबल होते हैं। अब वहां पर डिपेंड ये करता है कि मैंने जो बेस बना के दिया है, कहीं कहीं पे मेरे को उसको स्लैब बना के भी देना पड़ता है, बेस स्लैब। तो उस बेस स्लैब में पूरा रीइंफोर्समेंट, फिर उसकी कॉन्क्रीटिंग। तो मेरे को जब कॉन्क्रीटिंग करवा रहा हूं ना, तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि वो 0 लेवल पे ही हो। अगर अनड्यूलेशन आई तो क्या प्रॉब्लम आएगी पता है? अगर 50 mm का डिफ्लेक्शन आ गया, बहुत बड़ी बात होती है 50 mm, तो सोचो आपका जो बोल्ट है वही है 150 mm का, और जब आप उसमें बोल्ट करके उसको फिट करोगे तो आपको गैप तो दिखेगा ही, उसके साथ साथ में ही जो उसकी पकड़ होगी ना, जो 150 mm तक की होनी चाहिए, वो आपको सिर्फ 100 mm की ही मिलेगी। उस कंडीशन में क्या होगा, आपको एंकर बोल्ट्स दूसरे यूज करने पड़ जाएंगे। तो यहां पे हमको एक ही काम ध्यान में रखना है कि जब आप कॉन्क्रीटिंग करवाएं तो प्रॉपरली या तो ऑटो लेवल की हेल्प से या लेवल पाइप की हेल्प से लेवल मेंटेन करते हुए अपन उसमें कॉन्क्रीटिंग कराएं, ताकि 0 लेवल का काम हो उसमें। फिर उसके बाद हम लोग उसमें स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो सिर्फ बोल्ट्स और स्क्रूज से ही टाइट हो जाते हैं, और वो बोल्ट्स भी आपके स्टील के जिंक से कोटेड ही रहते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है ना कि जब अपन उसमें होल करते हैं और स्क्रूज को फिट करते हैं ना, तो उसके जो रिमेनिंग्स है ना वो निकलते हैं, और आप बरसात में अब वहां अगर बारिश हो जाए तो आप देखना कि उसमें जंग लगी हुई दिखेगी आपको। तो वो सब चीजों से बचने के लिए अपन एक जिंक स्प्रे भी आता है, तो जिंक स्प्रे भी लगाते हैं कहीं कहीं सिचुएशन में। अब ये जो स्टील स्ट्रक्चर होता है ना, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो उसकी बात करते हैं कि सबसे पहले दे आर लाइट, नाम में ही लाइट गेज स्टील फ्रेम है। लाइट एंड अलाउ क्विक बिल्डिंग विदाउट हैवी टूल्स और इक्विपमेंट्स। जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो फाउंडेशन का काम है वो तो जो नॉर्मल हम लोग कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर में करवाते हैं वैसे ही होता है सेम, बट इसके ऊपर का जो काम होता है वो पूरा फैब्रिकेशन का काम होता है। इसमें ज़्यादा आपको लेबर्स की ज़रूरत नहीं रहती है, मटीरियल्स ऑलरेडी आपके साइट में स्टोर्ड रहते हैं। जितने भी स्क्रूज हैं, जितने भी हमको उसमें फिटिंग्स अवेलेबल हैं, वो ऑलरेडी साइट में रहते हैं, तो ज़्यादा इसको टाइम लगता भी नहीं है बनाने में, ये बहुत जल्दी बनता है। और जितना जल्दी बन जाता है उतना ही, अगर मेरे को इसको किसी और दूसरी जगह रखना होगा ना, तो सिर्फ फाउंडेशन नहीं हटा सकता मैं, बाकी ये पूरे को मैं अनस्क्रू करके फिर से उसके मेंबर्स को उठा के दूसरी जगह आराम से बना सकता हूँ। ये एडवांटेज है। फिर देयर हायर स्ट्रेंथ अलाउस ग्रेटर स्पेसिंग बिटवीन मेंबर्स,
व्हेन कंपेयर्ड टू वुड फ्रेम कंस्ट्रक्शन। तो अबाउट मतलब 600 mm की स्पेसिंग में, सपोज यहाँ पे मैंने एक फ्रेम लगाया, यहाँ पे एक फ्रेम, तो ये दोनों फ्रेम के बीच की जो स्पेसिंग है ना वो मैं अप टू 600 mm तक के रख सकता हूँ। वही चीज अगर मैं वुडन फ्रेम में अगर मैं काम करूं तो मेरे को लगभग 400 से 500 mm तक की स्पेसिंग में दे सकता हूं उसमें। फिर इट इज एबल टू शेप इटसेल्फ टू एनी फॉर्म एंड कैन बी क्लैड एंड इंसुलेटेड विद अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स। जैसे मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में कि वहां पे हमने क्या किया, पहले स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया, स्ट्रक्चर होने के बाद इसमें होता है आपका वॉल क्लैडिंग। अब ये जो वॉल क्लैडिंग होती है वो तो या तो आपके सीमेंट बोर्ड के से होती है या तो जिप्सम बोर्ड, 8 mm 10 mm। तो आउटर के अकॉर्डिंगली हम लोग, जैसे आउटर में अगर जिप्सम बोर्ड लगा रहा हूं तो मैं इनर में सीमेंट बोर्ड लगा सकता हूं, या दोनों तरफ ही मैं सीमेंट बोर्ड लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं इजीली, एकदम कोई इशू नहीं है। जैसे ही मेरा वॉल क्लैडिंग का काम हो गया, वॉल क्लैडिंग होने के बाद उसमें कुछ स्पेसेस छोड़ देते हैं हम लोग। जैसे अगर मेरे को कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए छोड़ना है, कोई डक्ट छोड़ना है, वो ऑलरेडी मैंने अपने क्लाइंट से जान के रखी होगी रिक्वायरमेंट्स, उनके अकॉर्डिंगली मैं उसके डक्ट्स को रिमूव कर दूंगा और उसके बीच में मैं एक इंसुलेटिंग मटेरियल डालूंगा। क्यों इंसुलेटिंग मटेरियल डालूंगा? क्योंकि मेरा जो ये स्टील स्ट्रक्चर होता है वो वल्नरेबल होता है फायर के अगेंस्ट। मतलब एक फायर का ही डिसएडवांटेज है, उसके अलावा और किसी चीज का डिसएडवांटेज नहीं है इसमें। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग जो इसकी वॉल क्लैडिंग में फिलिंग करते हैं वो करते हैं रॉक वुल या ग्लास फाइबर्स के यूज से। तो रॉक वुल और ग्लास फाइबर्स भी आपके इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं उस चीज को। और कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर इफेक्ट भी करता है और जो इंसुलेशन प्रोवाइड करना है हीट के अगेंस्ट वो भी प्रोवाइड करता है। फिर एडवांटेज क्या है? इट इज इजी टू चेंज और मॉडिफाई दिस कंस्ट्रक्शन एट एनी पॉइंट इन इट्स लाइफ स्पान। मैंने बताया था अगर इन फ्यूचर मेरे को यहां ना रख के फिर दूसरी जगह ले जाना है तो मैं इजीली उसको डिसमेंटल करके दूसरी जगह फिर से नट और स्क्रूज से फिक्स कर सकता हूं। एक चीज बस ध्यान रखनी है कि जब हम लोगों का बेस प्लेट जो रहता है, जो स्लैब रहती है, तो वहां जो स्लैब है वहां मैंने ऑलरेडी रीइंफोर्समेंट लगाया हुआ है। तो मैं जो स्क्रूज लगाऊंगा ना, एंकर बोल्ट्स जो लगाऊंगा, मेरे को बस इतना ही ध्यान रखना है कि वो जाके मेरी रीइंफोर्समेंट से ना टकराए। तो मेरे को उसके स्पेसिंग के अकॉर्डिंगली उसमें एंकर बोल्ट्स लगाने होंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि 2-3 जगह होल करोगे तब जाके आपका एक जगह एंकर बोल्ट फिट होगा। तो पहले ही अपने को ध्यान रखना है कि कहां कहां रीइंफोर्समेंट लगी है, उसके गैप में ही, क्योंकि स्पेसिंग होगी ऑलरेडी स्लैब में जो मैंने रीइंफोर्समेंट दी है उसकी स्पेसिंग में ही मेरे को उसके नट्स को फिक्स करना है। इसकी जो ड्राइंग्स अवेलेबल आती है ना आपकी, उसमें क्या होता है ना, पूरा स्पेसिफाइड रहता है कि कौन से लोड बेयरिंग मेंबर्स हैं, कौन से नॉन लोड बेयरिंग मेंबर्स हैं, इसमें कहां पे विंडो की स्पेसिंग छोड़नी है, कॉलम की क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे, और सब में मार्किंग होती है L1, R1, M1, उसके अकॉर्डिंगली ही सब फिक्स होते हैं आपस में। इसमें आपको ब्रेसिंग भी दिखेगी, इसमें आपको पूरे वर्टिकल मेंबर्स, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स और उसकी जो लेसिंग ब्रेसिंग करते हैं हम लोग, वो सब चीज भी दिखेंगी। तो एक बहुत ही अच्छा टाइप का कंस्ट्रक्शन है और बहुत फास्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसमें वर्क करती है, उसमें से ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंसल्टेंसी बोल सकता हूं मैं, टाटा कंसल्टेंसी। TCS नहीं, टाटा की एक कंस्ट्रक्शन की भी ब्रांच है जो इसी प्रोडक्ट्स पे काम करती है और जितने भी कंपनीज हैं उसमें अपने मटेरियल को सप्लाई करते हैं। इसी तरह से और बहुत सारी भी कंपनीज हैं, मैकॉन हो गई, मैकॉन भी इसी बेस पे कभी कभी कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बोलते हैं कि सबसे पहले जो ये स्टील कंस्ट्रक्शन का काम किया था वो मैकॉन ने ही किया था। तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है जिसमें आप लोग अपना करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा फील्ड है और इसमें बहुत चीजें आपको सीखने को भी मिलती है। बाकी इसमें जो सॉफ्टवेयर्स है वो फ्रेमकैट सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज करते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना होगा तो बिल्कुल आपको यहाँ से दिल्ली और पुणे जैसे एरियाज में ये आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। तो आई होप इंजीनियर्स ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना ना भूलें और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।